जय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे लड़के अभी ऐसे हैं जो अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी एसएससी सीपीओ का एग्जाम देने के बाद फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं और 2-4 दिन में उनका भी फिजिकल कंप्लीट होने वाला है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी जो आने वाले समय में एसएससी सीपीओ का फिजिकल देने जाएंगे और खासतौर से उन लोगों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है जो अभी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो ये एक डॉक्यूमेंट मिला हुआ है जो एसएससी सीपीओ का फिजिकल जब आप क्लियर कर लेते हो या फिर कोई भी आप जब फिजिकल क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है और जिस डॉक्यूमेंट में चाहे वो आप एसएससी जीडी के कैंडिडेट हो या फिर आप दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट हो या फिर आप एसएससी सीपीओ के कैंडिडेट हो, जब आप फिजिकल कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसपे लिखा हुआ होता है कि आपने जो फिजिकल के आपके इवेंट होते हैं वो क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए हैं और आपकी हाइट कितनी है, आपका चेस्ट कितना है और आपका वेट कितना है। तो अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो इसमें 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तो जो फिजिकल में इवेंट होते हैं, जैसे एसएससी सीपीओ में 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, फिर एक 100 मीटर की रनिंग होती है, फिर एक लंबी कूद होती है, एक ऊंची कूद होती है और गोला फेंक होता है। इतना आपके फिजिकल के इवेंट होते हैं। उसके बाद हाइट मापी जाती है, चेस्ट मापा जाता है, फ्लाई और बिना फ्लाई, और आपका वेट मापा जाता है। वेट इसमें लिखा नहीं गया है। अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता है, किसी की हाइट कम होती है तो यहाँ पे मेजर होता है कि आप इस चीज़ में डिस्क्वालीफाई हैं और यहाँ आपकी हाइट इतनी दी हुई है। चाहे एसएससी जीडी का आप जब फिजिकल देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे भी यही होता है। जब आप फिजिकल देंगे तो उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें आपकी सारी की सारी ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो अब जो एसएससी सीपीओ का मेरा एक्सपीरियंस रहा फिजिकल का, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सेंटर जाते हैं जहाँ पे भी फिजिकल होते हैं। जैसे मेरा जो सेंटर है वो बिहार में मुजफ्फरपुर पड़ता है। वहाँ पे एक ग्रुप सेंटर है सीआरपीएफ का जो कि मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर मेन सिटी से लगभग 10 किलोमीटर बाहर पे बना हुआ है सीआरपीएफ का सेंटर। तो हम लोग सबसे पहले वहां पहुंचे। आपका भी जहां भी सेंटर जाए तो वहां पे रुकने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्थाएं हो जाती हैं क्योंकि रेगुलर ये सेंटर है, चाहे आपकी एसएससी जीडी हो, एसएससी सीपीओ है। तो यहाँ पे जब सेंटर जाते हैं तो हमेशा यहाँ पे बच्चे आते जाते रहते हैं। तो जहाँ भी आपका सेंटर होता है तो उसके आसपास रुकने की व्यवस्था अपने आप हो जाती है। क्योंकि एक दिन पहले पहुंच गए थे तो नाइट वहाँ पे स्टे करी। नाइट स्टे करने के बाद उसके बाद सुबह 6 बजे आपकी एंट्री होनी शुरू हो जाती है। 6 बजे तक आपको पहुंचना है और उसके बाद भी आप पहुंच सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर आप 6 बजे नहीं पहुंचोगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे 8-8, 9-9 बजे तक भी लोग पहुंचते हैं और उनको अंदर कर लिया जाता है। लेकिन वही चीज़ है कि किसी भी चीज़ में लेट नहीं होना है। जो फोर्स के कुछ नियम होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, बेल्ट की जॉब है और यहाँ पे नियम होते हैं और बड़ी कड़ाई से इनका पालन किया जाता है। गेट पर एक बस होती है जो आप लोगों को लेके जाती है जहाँ पर आपका फिजिकल हो रहा होता है। तो उसके पहले वो आपके सारे जो मोबाइल हैं वो जमा करवा दिए जाते हैं। सभी लोगों के लिए एक एक टोकन दे दिया जाता है कि आप टोकन अपने जेब में रखिए और टोकन जब आप वापस आएंगे अपना फिजिकल कंप्लीट करने के बाद तो टोकन दीजिए और अपना मोबाइल ले लीजिए। फिर जब आप अपने फिजिकल की जगह पे पहुंचते हैं, उस पॉइंट पे या फिर उस हॉल में पहुंचते हैं जहाँ पे भी आपको बिठाया जाता है, तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं जो डॉक्यूमेंट आपको फिल करने होते हैं। अपने डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद उसके बाद फिर वो एक आपको वहीं का अपना एक एडमिट कार्ड देते हैं जिसपे आपके टोकन वोकन नंबर लिखे हुआ होता है। उसको देने के बाद आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक सभी लोगों का होता है। आपकी फोटो खींची जाती है। फोटो खींचने के बाद आपका फिंगर होता है। इतनी चीज़ें होने के बाद फिर आपको बैठा दिया जाता है कि अब आप आराम से बैठिए और आपके ग्रुप बना दिए जाते हैं। जैसे हम लोग जहाँ पे फिजिकल हो रहा था वहाँ पे 30-30 लड़कों के ग्रुप बनाए थे और मुझे लगता है लगभग 300 लोग बुलाए गए थे जिनमें से 127 लोग वहाँ पे पहुंचे हुए थे। 127 में से अगर मैं बात करूं तो लगभग 50 या 52 लोग फिजिकल क्वालिफाई कर पाए थे या बहुत से बहुत 55 होगा, इससे ज़्यादा नहीं थे। रनिंग में मेरा जो बैच दौड़ा था वो 30 लोगों का दौड़ा था, उसमें से 13 लोग रनिंग क्वालिफाई कर पाए थे। यही लगभग सब बैच में हो रहा था, किसी में 12 किसी में 13, बस इतना ही हो रहा था। ठीक है। तो जब आप फिजिकल देने के लिए जाते हैं आपसे डॉक्यूमेंटेशन करवाया जाता है। उसके बाद फिर आपको क्रम वाइज बैठा दिया जाता है। आपको एक चेस्ट नंबर दे दिया जाता है। चेस्ट नंबर देने के बाद फिर आपके बैच बना दिए जाते हैं 30-30 के, 50-50 के, 100-100 के, जितने भी बने। जैसे आप एसएससी जीडी के अगर एग्जाम देने जाएं तो वहाँ थोड़ी ज़्यादा बैच बनाई जाती है क्योंकि लंबी रेस होती है। वहाँ पे आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग होती है। एसएससी सीपीओ में आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है। तो वहाँ पे छोटे बैच बनाए जाते हैं ताकि दौड़ने में आपको दिक्कत ना हो। बैच बनने के बाद एक एक करके वो बैच लाए जाते हैं उस ट्रैक पे जहाँ पे आपकी 1600 मीटर की रनिंग होती है। अगर मैं मुजफ्फरपुर की बात करूँ जो कि लगभग इस पे लिखा हुआ है 47 बटालियन सीआरपीएफ है मुजफ्फरपुर में, तो वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ एक सर्किल है जो कि 800 मीटर का है। सड़क पे रनिंग है, सड़क का एक ट्रैक बना हुआ है, सड़क बनी हुई है और उसी से उन लोगों ने मेजर किया हुआ है जो कि 800 मीटर का है। तो वहाँ पे आपको 2 राउंड लगाने होते हैं। कई जगह अगर मैं बात करूँ जैसे भोपाल में अगर आपने देखा होगा जो वीडियो सामने आते हैं उसमें 800 मीटर जाना हुआ होता है
और उसके बाद जाने के बाद आप टोकन लेते हो, फिर 800 मीटर आप वापस आते हो और जहाँ पे शुरू हुआ था वहीं पे आपका फिनिश होता है। हर एक जगह एक सी सुविधाएं नहीं होती हैं। अगर मैं भोपाल सेंटर की बात करूं या फिर बहुत सारे ऐसे सेंटर होते हैं जहां पे आपको 800 मीटर जाना होता है, टोकन लेना होता है, वापस आना होता है। लेकिन अगर मैं मुजफ्फरपुर की बात करूं तो वहां पे 800 मीटर का सड़क का ट्रैक बना हुआ है, तो आपको 800 मीटर का एक सर्किल लगाना है, उसके बाद दूसरा सर्किल आपको कंप्लीट करना है और जहां पे आप शुरू किए थे उसी जगह पे आना होता है और वहां पे आपको फिनिश करने होते हैं। सारे इंस्ट्रक्शन वहां के जो ऑफिसर्स होते हैं और इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपको दे देते हैं। उसके बाद जब आपकी रनिंग शुरू होती है तो वहां पे आपको एक टोकन दिया जाता है। हम लोगों के लिए ग्रीन टोकन दिया था जहां से हम लोगों की रनिंग शुरू होती है। जैसे ही वो लोग बोलते हैं 1 2 3, 3 होने के बाद सारे लड़के भागना शुरू करते हैं और भागते भागते एक सर्कल जब उनका एक चक्कर पूरा कंप्लीट हो जाता है 800 मीटर का, आगे बाइक चलती है जो उस पर वीडियोग्राफी होती है, पीछे आपकी एम्बुलेंस चलती है और बीच में लड़के दौड़ रहे होते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है, इसलिए पीछे एम्बुलेंस होती है और आगे वीडियोग्राफी आपकी पूरी हो रही होती है। ठीक है, जैसे ही आप एक सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं तो एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद उसी जगह पे आते हैं तो वहां पे हाथ में ऐसे वो लोग टोकन लिए रहते हैं और आपको टोकन हाथ से उनसे लेना पड़ता है और सीधा भागना पड़ता है। अगर टोकन गिर जाता है तो आप दूसरे लोग से ले सकते हो। ऐसे ही आपको दोनों टोकन अपने हाथ में या फिर अपनी पॉकेट में रख। जब दूसरा राउंड शुरू होता है, दूसरे राउंड आपको कंप्लीट करते आपको फिनिश लाइन पे आना होता है और वहां पे ऑफिसर्स खड़े हुए होते हैं और एक कोई भी जवान रहेंगे, कोई रहेंगे, ग्रीन झंडा लिए रहेंगे। जब तक आपका टाइम पूरा नहीं होता है तब तक आपको ग्रीन झंडा दिखाई देगा। जैसे ही आपके 36 हो जाते हैं, ग्रीन जोन का फ्लैग होता है उसको रख के और रेड फ्लैग हाथ में पकड़ लेते हैं और रेड फ्लैग आपको दिखने लगता है कि हाँ अब यहाँ से आपका समय खत्म हो गया है और आपकी जो रस्सी है वो खींच दी जाती है कि इसके इस तरफ आप नहीं जा सकते हैं। जब आपका जो समय है 6 मिनट और 30 सेकंड कंप्लीट हो जाते हैं तब। अब मेरी बात सुनो, रनिंग में जो लड़के ज़्यादातर गलतियां क्या करते हैं। पहली चीज़, अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम 10 दिन 15 दिन 20 दिन प्रैक्टिस करके निकाल लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। दूसरी चीज़, अगर आपका वेट कम है तो आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ दौड़ना है, सिर्फ दौड़ना है, सिर्फ दौड़ना है। अगर आपके अंदर दम है तो मैं तो कहता हूँ अगर आपने प्रैक्टिस भी नहीं करी है, पहले कभी प्रैक्टिस की है और अभी आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, तब भी आप निकाल सकते हो। रनिंग में अगर आपका हैवी वेट है, मेरा जो वेट था वो 76.5 kg था और जब मैंने रनिंग लगाई तो जितना मेरा वेट था इतना किसी का वेट नहीं था जिसने इतनी बढ़िया रनिंग करी। मुझे लगभग 6 मिनट 8 सेकंड का समय लगा। मेरे सामने सेकंड बोलना शुरू हो गए थे। 6 मिनट 4 सेकंड में लगभग मैं सामने पहुंच गया था। उन्होंने बोला फिर 5 6 7 इतने तक मैं वहां पे पहुंच गया था। तो 6 मिनट 8 सेकंड मान लो, 8 सेकंड ये ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कम से कम 6 मिनट तक अगर मैं आ जाता तो और भी ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन वहाँ का जो टाइमिंग है वो 6:30 था, लेकिन 6:08 तक अपन वहाँ पे पहुँच गए थे। मेरी जो 30 लड़कों में थर्ड था मैं, 2 लड़के मुझसे आगे थे, जिनमें से एक का वेट 55 किलो था और एक का वेट लगभग 62-63 किलो था। अब आप खुद से शायद 65 किलो वजन था उसका, हाँ 65 किलो वजन था। एक का 55 किलो, एक का 65 किलो, मेरा वेट था 76 76 किलो। तो इतनी वेट को कैरी करके फास्ट दौड़ना, और वहाँ पे बहुत कम लड़के थे, ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई था, क्योंकि इतने वेट के साथ आप अच्छी स्पीड मेंटेन करके चलना थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिस मैंने की हुई थी, ऐसी बात नहीं है कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। अगर मैं आप लोगों के लिए बताऊं तो लगभग सितंबर 15 से 20 सितंबर के आसपास से मैंने शुरू कर दिया था। हाँ, बीच में कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे, उसका रीज़न ये था कि मुझे सिन पेन हो रखा था। अब सिन पेन में मैं नहीं चाहता था कि मैं दौड़ता रहूं और वहाँ पे जब जाऊं तो सिन पेन हो, इसके लिए मैं बर्फ़ से सिकाई करता था। अगर आप लोगों को भी सिन पेन हो जाता है तो हमेशा बर्फ़ से सिकाई करिए, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। अब आप समझ सकते हो कि 30 लड़के दौड़े, उनमें से 13 अंदर हुए, बाकी 17 बाहर हुए। पूरे जो फिजिकल कंप्लीट किए 127 में से 50 लड़कों ने किया। अब जब एक्स सर्विसमैन का तो फिजिकल होता नहीं है, तो उनका सिर्फ हाइट, चेस्ट और वेट होता है, बाकी उनका फिजिकल की इवेंट नहीं हो। उसके बाद जब हमारा रनिंग कंप्लीट हो गई, फिर हमको ले जाया गया दूसरे ट्रैक पे। उस ट्रैक पे सारे इवेंट होने थे। उस ट्रैक पे आपकी 100 मीटर रेस होनी थी, उस ट्रैक पे हाई जंप होनी थी, उस ट्रैक पे लॉन्ग जंप होनी थी, उस ट्रैक पे शॉर्ट पुट होना था। तो ये इवेंट्स वहाँ पे होने थे। तो हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, सबसे पहले वहाँ पे 100 मीटर रेस लगवाई गई। 100 मीटर रेस कंप्लीट करने के लिए आपको 16 सेकंड का समय दिया जाता है। और देखो, अगर आप 16 सेकंड में नहीं पहुँचते हैं तो वहाँ पे भी वो रस्सी लिए खड़े हुए होते हैं। 16 सेकंड के बाद वो रस्सी खड़ी कर देते हैं। एक लड़का बच गया था, मतलब लास्ट वो पहुँचते पहुँचते उसका हल्का सा पैर टच किया, जब उन्होंने उठाई तो वो अंदर आ गया था, पैर ही टच कर पाया था। लगभग 15 सेकंड तक सभी लड़के पहुँच जाते हैं। 16 सेकंड में वही होगा जो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, जिसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। फिर हम लोगों के दूसरे इवेंट शुरू हुए, जिसमें थी लॉन्ग जंप।
एसएससी सीपीओ में आपकी 12 फीट लॉन्ग जंप मांगी जाती है। और लॉन्ग जंप में सबसे ज़्यादा गलती क्या होती है कि हम लोगों की प्रैक्टिस कितनी भी अच्छी बनी रहे, हम लोग 20 फीट भी कूदते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप जो आपकी लाइन डली हुई होती है जहाँ से आपको जंप करना होता है, अगर उस लाइन में आपका पैर टच हो जाता है तो आपका फाउल माना जाएगा, भले ही आप 20 फीट क्यों ना लंबी कूद कूदते हो। अब वहाँ पे आपको 3 चांस मिलते हैं। पहले चांस में ज़्यादातर लड़कों ने कर ली थी, उनमें से एक मैं भी था। बाकी दूसरे चांस के लिए लगभग 8 से 10 से 12 लड़के बचे थे जिन्होंने दूसरे चांस में इनको कंप्लीट करनी थी। उनमें से लगभग 8 लड़कों ने कंप्लीट कर ली थी। तीसरे चांस में लगभग 4 में से 2 बच्चे थे जिन्होंने कंप्लीट कर ली थी और 2 बच्चे ऐसे थे जो लॉन्ग जंप में डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे। लॉन्ग जंप कंप्लीट होने के बाद फिर आपका जो नेक्स्ट इवेंट होता है वो आपका हाई जंप का होता है। तो हाई जंप का जो स्टैंड होता है उस पर बार होता है। अगर आप उस बार को क्रॉस कर जाते हैं, इवन अगर आप टच भी कर जाते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बार वो गिरना नहीं चाहिए। अगर गिर जाता है तभी आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। अगर आपका टच हो जाता है, पैर टच हो जाता है, हाथ टच हो जाता है, कुछ भी टच हो जाता है, लेकिन अगर वो गिरता नहीं है तब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप क्वालिफाई माने जाएंगे। जब हम लोग हाई जंप कर रहे थे तो ज्यादातर लड़के की हाई जंप कंप्लीट हो गई थी, लेकिन 4-5 बच्चे रह गए थे जिन लोगों की हाई जंप पहली बार में नहीं हुई थी और दूसरी बार में हो गई थी। लेकिन 2 लड़के ऐसे थे जो हाई जंप में भी डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे। तो यहाँ पे 2 लड़के आपके लॉन्ग जंप में और 2 लड़के हाई जंप में डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे। हम लोग 50 लोगों में से 4 लड़के यहाँ पे बाहर हो गए थे। इसके बाद फिर आपका शॉर्टपुट का इवेंट होता है जिसमें आपको 14 फीट फेंकना होता है। बड़ा आसान होता है, कोई इतना वजनी नहीं है और बिल्कुल जो दुबले पतले भी होते हैं वो भी इसको आराम से फेंक देते हैं। तो यहाँ पे कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होता। इसके बाद तीसरा जो चीज होती है तो वहां पे हाइट, चेस्ट और वेट, ये 3 चीजें आपकी मेजर होती हैं। चेस्ट, जब आप पहुंचते हो अंदर अपने कपड़े पूरे उतारे हुए होते हैं आपने ऊपर के, सिर पे आप तो आप अंडरवेयर पहने हुए होते हो या फिर आप कोई नेकर वगैरह पहने हुए होते हो। अगर मेरी चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाए 90 था और फुलाकर 97 सेंटीमीटर था, यानी 7 सेंटीमीटर एक्सपेंड हो रहा था। और आपको वहां पे 5 सेंटीमीटर कम से कम एक्सपेंड करना जरूरी है। अगर 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड नहीं होता है तब आपको वहां पे दिक्कत हो जाएगी, भले ही आपका 100 सेंटीमीटर क्यों ना हो बिना फुला। अब देखो, जो कोऑपरेटिव स्टाफ होता है वो कोऑपरेट कर लेता है। मेरे साथ कुछ लड़के ऐसे थे जो बिल्कुल ऐसे थे, तो उनका थोड़ा सा उन्होंने ऊपर से माप दिया, कहा बेटा जाके घर पे अच्छी खाना ना खाना, अच्छी डाइट लेना तो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो कोऑपरेटिव होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो थोड़ा उसको एडजस्ट कर देते हैं। क्योंकि चेस्ट ऐसी चीज है कि आज अगर आपका नहीं है तो कल बढ़ जाएगा। हाइट मापी जाती है ऊपर कायदे से यहाँ रख के और आपको सीधा खड़ा करके। तो मेरी जो हाइट है वो 176.5 सेंटीमीटर वहाँ पे निकली थी और मेरा जो वेट है वो 76.4 kg निकला था वहाँ पे। थोड़ा सा अभी और कम हो गया है, इसके पहले थोड़ा ज़्यादा था। आप लोगों ने देखा होगा गाल थोड़े ज़्यादा भरे हुए थे। तो इस तरीके से वहाँ पे आपका मेजरमेंट होता है और मेजरमेंट में भी बहुत सारे लड़के बाहर होते हैं, कुछ चेस्ट में भी बाहर हुए थे और कुछ लड़के हाइट में भी बाहर हुए थे। अब वहाँ पे कहने के लिए लड़के ये कह रहे थे कि मेरी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर कंप्लीट है। कुछ लड़के ऐसे थे जिनकी फिक्स थी तो उनको अंदर भी कर लिया गया था, लेकिन 2-3 लड़के ऐसे थे जो कह रहे थे कि मेरी फिक्स है। ये उनका सिर्फ बोलना था क्योंकि उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था कि उनकी फिक्स है। और वहाँ पे उनकी जो हाइट है वो 169.9 किसी की निकली, किसी की 69.8 निकली, तो वहाँ पे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसके बाद फाइनल आपका डॉक्यूमेंट होता है, वहाँ पे आपको साइन करना पड़ता है और ऐसा एक डॉक्यूमेंट आपको दे दिया जाता है। इसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है, फिर आप अपने मोबाइल वापस लेते हैं। उसके बाद सीधा आप ट्रेन देखते हैं मोबाइल में कि हमारे घर के लिए ट्रेन कौन सी है और ट्रेन पकड़ के आप सीधा वापस आ जाते। अब देखिए, फिजिकल का मेरा एक अपना अनुभव रहा है। इसमें जो सबसे ज़्यादा डर लगता है लड़कों को, हाई जंप में लगता है, किसी किसी को लॉन्ग जंप में लगता है। मुझे लॉन्ग जंप में लग रहा था, कूदने का नहीं लग रहा था। मुझे ये लग रहा था कि अगर फाउल हो गया वहाँ पे फिर दिक्कत आ जाती है। अगर फाउल नहीं हुआ तो 12 फीट कूदना कोई बड़ी चीज़ नहीं है और ना ही लॉन्ग जंप इतनी बड़ी चीज़ है। लॉन्ग जंप में बहुत सारे लड़के ऐसे थे जिनने कभी भी उतनी लॉन्ग जंप अपनी प्रैक्टिस के दौरान नहीं कर पाए, या बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो हाई जंप उतनी नहीं कभी कर पाए अपनी प्रैक्टिस के दौरान और वहाँ पे जाके उन्होंने एक ही बार में कंप्लीट कर ली। तो ये कॉन्फिडेंस की बात है, वहाँ पे थोड़ा और अपन के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, थोड़ी और दम आ जाती है। कई लड़के ऐसे थे जो कभी भी 6.5 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन वहाँ पे जाके उन्होंने कंप्लीट कर ली। कई लड़के ऐसे थे जो अपने आप को वहाँ ज्ञानी बता रहे थे, जो ये कह रहे थे कि नहीं मेरी तो 26 में आ जाती है, वो बाद में डिस्क्वालीफाई होकर घर पे वापस आ गए। मैंने एक चीज़ और देखी, वहाँ पे एक छोटा सा एफर्ट आपका, सिर्फ वो छोटा सा एफर्ट आपको इतने आगे ले जाता है कि देखो, आप जैसे ही फिजिकल कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप घर पे फ़ोन लगाओगे, वहाँ पे भी बोलोगे, वहाँ पे भी खुश होंगे। दोस्तों को फ़ोन लगाओगे, दोस्त बात करेंगे, पूछेंगे क्या हुआ, तब आप बताओगे तो वहाँ पे भी आप खुश होगे। लेकिन जब आप फिजिकल कंप्लीट नहीं कर पाते हो, उसके बाद फिर जब आपके दोस्त पूछे, घर वाले पूछे, रिश्तेदार कोई पूछे, अगर कोई भी फ़ोन लगा दे तो बड़ा दुख होता है। इसलिए जब भी
आप फाइनल चीज में हो वहां पे एफर्ट अपना तगड़ा डालें, इतना तगड़ा डालें कि वहां से आप सिलेक्शन पाके ही आए। देखो ये कोई पढ़ने की चीज नहीं है, और हाँ इसमें आपका प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि प्रैक्टिस नहीं, तो ये गलतफहमी है। प्रैक्टिस और डाइट, ये दो चीजें भी फिजिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लड़के नहीं कर पाते हैं, अच्छे अच्छे नंबर होते हैं जिनके, वो भी इसका फिजिकल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस उतनी नहीं होती है। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप बेहतर नहीं कर पाओगे। तो ये एक मेरा फिजिकल का अनुभव रहा। और जिन लोगों को ये लगता है कि फिजिकल को पैसे से देकर या पैसे से देकर बढ़ाया जा सकता है, या जिसकी हाइट 169 है और वो पैसे देकर वहाँ पे सिलेक्शन पा सकता है, तो जैसे ही आप एंटर करते हो, इवन गेट पे भी वहाँ पे लिखा होता है कि दलालों से सावधान। जैसे ही आप एंटर करते हो, हर एक मोड़ पे एक बोर्ड लगा हुआ होता है कि किसी को आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, दलालों से कृपया सावधान रहें। आपको कहीं भी किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, आप अपना फिजिकल दीजिए। अगर आप ठीक हैं, आपको पता है आपकी हाइट बढ़िया है, बराबर है, अगर आपकी हाइट फिक्स भी है, तो आप कोई सरकारी डॉक्यूमेंट जरूर अपने पास रखिए, उसी से आप किसी को चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है, तो फिर आप चैलेंज नहीं कर सकते। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। चाहे वो आप सिटी हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे अपनी हाइट मेजर करवा लीजिए, उसके बाद जो डेटा रहता है उसमें आपकी हाइट वेट सब लिखा हुआ होता है। उस पर आपका एक ये है प्रूफ हो जाएगा कि मेरे पास एक गवर्नमेंट प्रूफ है, जिसके थ्रू हमें पता है कि हमारी हाइट इतनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो हर उस कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल रहेगी जो एसएससी सीपीओ का फिजिकल देने के लिए जाएगा। मेरा अपना अनुभव था, आपका अनुभव अलग हो सकता है, या जो लोग अलग अलग सेंटर पे जाते हैं उनका अनुभव अलग अलग होगा। हर एक सेंटर का अपना होता है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार का बताया है, हो सकता है किसी और सेंटर का अलग अनुभव हो। नेक्स्ट वीडियो दिल्ली पुलिस के फिजिकल के ऊपर रहेंगे, और उसके फिजिकल में हम लोग क्या क्या इवेंट होते हैं, किस तरीके से उनको कंप्लीट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।